हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इस वीडियो में आपका यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सेमेस्टर में यूनिट 1 से क्वेश्चंस बनेगा वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पुट किए गए हैं और साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशंस भी देखने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन। यहाँ से आपको टू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। आपको ये 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं। 10 में से आपके 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बात करें लॉन्ग क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटली 6 क्वेश्चन करने हैं, जिसकी वजह से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था कि डिस्क्रिप्शन में थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए टेलीग्राम चैनल बना है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एकदम फ्री है, वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले, देन हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में आपको भी पता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस वजह से न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें साइज का, तो प्रोकैरियोट्स का 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, बट वहीं पे यूकैरियोट्स का साइज बड़ा होता है, इनसे 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा। वहीं पे प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो जो सेल वॉल बना हुआ रहता है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ रहता है, बिकॉज ये बैक्टीरिया होते हैं। वहीं पे यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो ये एनिमल, प्लांट, फंगाई, हर एक का जो सेल वॉल है वो अलग तरीके से बना हुआ रहता है। जैसे प्लांट के बारे में बात करें तो सेल्यूलोज से, फंगाई के बारे में बात करें तो चिटिन से। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ विल यू डिफाइन पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन को हमारे लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने दिया है, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। पास्चराइजेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम तक उसको गर्म किया जाए, यानी बॉईल किया जाए, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मिल्क को अगर आप बॉईल करिएगा 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके जो भी माइक्रोब्स है वो ईजिली किल्ड हो जाएंगे, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को 1928 में, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इसको बोला जाता है, और ये पेनिसिलियम नोटेटम से इनको ये मिला है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर भी किया था लाइसोजाइम को। जो लाइसोजाइम होता है वो डिसॉल्व कर लेता है अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को अपने अंदर। तो इस तरह से आपको जो है वो 2 मार्क्स वाले इतना पॉइंट्स लिखने के 2 मार्क्स आपके कंप्लीट मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पाश्चर हमारे फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के। लुईस पाश्चर जिन्होंने प्रपोज किया है फर्मेंटेशन को, इन्होंने बताया है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने फूड को माइक्रोब से। यानी अभी आपने देखा पाश्चराइजेशन, जैसे मिल्क को बॉईल कर देने से, तो इन्होंने ही स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बता रखा है। इन्होंने जो है ऑटोक्लेव, स्टीम स्टेरिलाइजेशन को डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आखिर कौन होते हैं? तो ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो एकदम छोटे हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उन माइक्रोस्कोप, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, उन सभी के बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स्थ, वो है एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 2 फॉर्म देखा बैक्टीरिया का, जो कि एक थे हीट सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब ही खराब हो जाना, और रेजिस्ट का मतलब होता है कि उसके सामने खराब ना होना एक तरह से। तो ये रेजिस्ट करते हैं, ये रुक जाते हैं, मतलब हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनको हीट प्रोवाइड करवाओगे तो ये रेजिस्ट कर लेते हैं, बच जाते हैं, इनको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इन्होंने बताया, अगर आप हीट प्रोवाइड करवाओगे तो। बट हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, इनको हीट प्रोवाइड करवाओगे तो नहीं डिस्ट्रॉय होंगे, इस वजह से इनको अल्टरनेट प्रोसेस दिया जाता है, हीट और कूल का 5 बार, यानी 5 टाइम्स दोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपी के टाइप्स के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना है लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट में आते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आते हैं टैम और सैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो कभी कभार ये डायरेक्ट में पूछ लिया जाता है टैम और सैम है क्या। तो
आपको शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों ही याद करने हैं कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो। जो टैम है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये जो है वो 50 मिलियन मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम। वहीं पे अगर सैम के बारे में बात करें तो ये 2 मिलियन मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये 2D में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ये 3D में करवाता है सैम। नेक्स्ट आते हैं जो कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो एडवांटेज ये है कि सिंपल टू यूज़ है, इजीली जो भी इक्विपमेंट्स है उसको प्लेस करके आप देख सकते हो। बट जो दूसरे माइक्रोस्कोपी है उसमें नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन जो है उनको आप स्टेनिंग नहीं भी करोगे ना तब भी आपको देखने को मिल जाएगा इस माइक्रोस्कोपी में। डिसएडवांटेज ये है कि अच्छा उतना बेटर जो कॉन्ट्रास्ट इमेज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो कलर होते हैं वो। इसके अलावा ये जो मेथड है वो स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स की ज़रूरत मतलब इनको नीड होती है। नेक्स्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टोटल काउंट एंड वाइबल काउंट। टोटल काउंट जिसमें हम मेजर करते हैं सभी बैक्टीरिया, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो। वाइबल में सिर्फ और सिर्फ लिविंग बैक्टीरिया को काउंट किया जाता है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कभी कभार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कंप्लीट हमने ये कंप्लीट कर दिया। अगर आपका जिस भी तरीके से क्वेश्चन आए, चाहे वो 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, तो आपको ये कंप्लीट लिखना है। कैसे लिखना है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टार्ट करोगे, देन हिस्ट्री बताना है माइक्रोबायोलॉजी में हुआ क्या क्या था। सबसे पहले एरिस्टोटल आते हैं, वो बताते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे नियर बाई बहुत सारे होते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट है हमारे नियर बाई, जो कि हमें दिखते नहीं अपने आंखों से। देन रॉगर बैकून जो है वो 13वीं सेंचुरी में डिजीज के बारे में बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होकर के डिजीज कॉज करते हैं, बट अभी तक इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। वहीं पे बात करें एंटनी वॉन लीवनहॉक, जो फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी के, ये पहले आदमी थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोब्स को देखा और उनको एक नाम दिया है एनिमैल्क्यूल्स। इन्होंने किसको देखा था? प्रोटोजुआ बैक्टीरिया को। फिर आते हैं जॉन टिंडल, जिन्होंने बता रखा है जो भी आप फूड है तो उसको अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाते, और इन्होंने ही जो हीट सेंसिटिव हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में बताया था, तो वो भी आप लिख सकते हो। लुईस पास्चर के बारे में बात करें, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने बहुत कुछ बता रखा है, तो उतनी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिख सकते, इस वजह से लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जैसे डिस्कवर किया वैक्सीन को अगेंस्ट चिकन पॉक्स, रेबीज। इसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेन किया माइक्रोब्स के बारे में। इसके अलावा इन्होंने दिया माइक्रोबायोलॉजी टर्म, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके अलावा पाश्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और स्टेनिंग के इक्विपमेंट्स जैसे ऑटोक्लेव, ये सब। इसके अलावा बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को ढूंढा था। अब पेनिसिलिन के बारे में आने वाले सेमेस्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पे अगर बात करें ब्रांचेस, स्कोप, इंपॉर्टेंस, तो आपको ऐसे बताना है। जो ब्रांचेस है वो ये रहा, टेक्सोनॉमी, रिसर्च, एप्लीकेशन। इसी के अंदर स्कोप, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो क्या क्या स्कोप है, तो माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, निमेटोलॉजी। टेक्सोनॉमी के अंदर बात हो रहा है। माइक्रोलॉजी के अंदर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम स्टडी करते हैं फंगस का। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया का स्टडी करना। निमेटोलॉजी में निमाटोड का स्टडी। इसी तरह से पैरासाइट के स्टडी को पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोआ के स्टडी को प्रोटोजोलॉजी, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी। रिसर्च के बारे में बात करें तो एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जाता है आउटर स्पेस में। इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ और जैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं वो सब के बारे में इसमें स्टडी करना। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, स्टडी करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल को। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस को। फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इसके अलावा माइक्रो बायोलॉजी, जेनेटिक्स, स्टडी करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन में कैसे थे दूसरे जनरेशन में कैसे हैं। अप्लाइड के बारे में बात करें तो इसमें आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोब्स जो यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक के लिए, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम का
यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जिनका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। जो नेक्स्ट वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स का यूज़ करना इंडस्ट्री के अंदर फूड प्रोडक्ट्स के लिए, इन सब के लिए। वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी में क्या होता है एनिमल्स का स्टडी करना। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोडक्शन करना ट्रांसजेनिक एनिमल्स का और प्लांट का। ये आपने 12th में पढ़ाई होगा, 12th में आई थिंक। जो सेकंड है वो है गिव द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टोटल 5 आते हैं। इन 5 को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो अच्छे से आपको देखना है। कोकाई, जो कि हम बोल सकते हैं राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं या फिर थोड़े से ऐसे स्फेरिकल टाइप के होते हैं ये। तो इसके अंदर ना बहुत सारे अरेंजमेंट होता है इनका, मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई। मोनो मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, डिप्लो मतलब आपको डबल देखने को मिलेगा, टेट्रा यानी 4 होते हैं ये, ट्राई नहीं है यहाँ पे, टेट्रा होते हैं डायरेक्ट डिप्लो के बाद। तो मोनोकोकाई के अंदर जो सिंगल सेल जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकाई के अंदर डिप्लोकोकस, टेट्राकोकाई के अंदर गफाइका टेट्राजीना। वहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकाई का, तो ये एक चेन राउंड शेप होते हैं, मतलब एक चेन फॉर्म कर लेते हैं जो ये राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस। स्टेफिलोकोकाई के बारे में बात करें तो ये बंच लाइक सेल में प्रेजेंट होते हैं इरेगुलर पैटर्न में, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वहीं पे सरसिनी के बारे में बात करें तो ये क्यूब लाइक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है, एग्जाम्पल में सरसिना बोल सकते हो। बेसिलाई के बारे में बात करें तो ये रॉड लाइक शेप में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आप बहुत अच्छे से जानोगे आने वाले सेमेस्टर में हर चीज़ के बारे में। मोनोबेसिलाई, जिसमें एग्जांपल आता है बेसिलस का, एक सिंगल होता है, इसमें डिप्लो मतलब पेयर होता है 2 का, जिसमें क्लेबिसिला निमोनिया आ गया। वहीं पर अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई जो प्रेजेंट होता है एक चेन रोड शेप में, मतलब एक रॉड का चेन फॉर्म हो गया हो। स्पिरलाई, उसमें आते हैं आपके जो हेलिकल शेप यानी डीएनए का शेप देखा है बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इसका एग्जांपल स्पिरिलम, रैपरम और ऊपर वाले का स्ट्रेप्टोबैसिलस एंथ्रास। नेक्स्ट वन इज विब्रियोस, विब्रियोस जो कि कॉमा शेप आपके बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, विब्रियो हार्वेई। जो लास्ट वन है वो है स्पिरोचेटिस, जो होते हैं हमारे स्पाइरल शेप्ड और कॉइल्ड शेप बैक्टीरिया। इसके अंदर एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो है डिस्क्राइब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में भी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व आप देख सकते हो, ये पूरा दर्शाता है कि जैसे हम कोई भी हमारा कल्चर मीडिया उसके अंदर जब हम बैक्टीरिया को देंगे तो वो कैसे एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होगा, कैसे वो डेड होगा, तो वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जो हम बैक्टीरिया है यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 फेस होते हैं, लैग फेस, लॉग फेस, लॉग को ही हम लोग लॉगैरिथम बोलते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी फेस और डेथ फेस होता है। तो यहाँ पे देखोगे ना, जब हमारा कल्चर मीडिया होता है उसमें जब हम बैक्टीरिया को डालेंगे तो लैग फेस वो फेस होता है जिसमें ये हमारे बड़े होते हैं, मतलब जो वो सिंगल होता है वो अब सीखता है कि कैसे डिवाइड होना है, हमें कैसे और बड़ा होना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो एट दिस स्टेज जो सेल का साइज होता है वो बढ़ता है, बट नंबर्स में इंक्रीज नहीं होता है, 1 से 4, 5 नहीं होते हैं। तो ये होता है हमारे लैग फेस के अंदर। इसमें और क्या होता है, तो यहाँ पे ये सब कुछ प्रिपेयर करता है, सीखता है कि कैसे सिंथेसिस करना है, डीएनए का रिप्रोडक्शन सीखता है ये। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे सेल डिविजन्स का सीखना कि 1 से 2 में कैसे कन्वर्ट हो। लॉगैरिथम जो कि लॉग फेस होता है, इसमें मल्टीपल आ जाते हैं, मतलब कि इंक्रीज हो जाते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही ये फेज़ का एंड होने वाला होता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे कल्चर में वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो मरते भी है और इंक्रीज जितने होते हैं उतने डेड होते हैं, बिकॉज जो अंदर न्यूट्रिएंट्स था वो अब ख़त्म हो चुका है इस वजह से। तो स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रेट देखने को मिलेगा। डेथ फेज के बारे में बात करें तो सभी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक्युमुलेशन
कर लेते हैं ये लोग टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का, जिसकी वजह से अब सिर्फ मरने लग जाते हैं। तो ये पूरा बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़। सो कंप्लीट ये होता है। सो अब यहाँ पे एक और बच गया था जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ, तो इसके लिए मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कौन कौन से फैक्टर है एक बार समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का कंसेंट्रेशन, जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे सेल कल्चर के अंदर, अगर वो कम हुए तो क्या होगा, दिक्कत करेगा। तो वो भी फैक्टर है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो जल्दी मरेंगे लेट मरेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर पे, आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को। इसके अलावा जो गैसेस है वो गैसेस कितना कंसेंट्रेशन में, इसके अलावा पीएच क्या है उस कल्चर का, तो ये सब जो है वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आयरन सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, वाटर का कंसेंट्रेशन, वाटर प्रेजेंट है कितना है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, वो है राइट इन डिटेल अबाउट आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का आपको आइसोलेशन बताना है, प्रिजर्वेशन यानी कैसे उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, बैक्टीरिया से बचा सकते हो। तो आइसोलेशन पे आते हैं, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब ही होता है एक सिंगल स्पेसिफिक ऑफ बैक्टीरिया का कल्चर में होना, मतलब एक सिंगल स्पीसीज का, एक तरीके का, जैसा कि कोकाई हो गया या फिर सिर्फ बैसिलाई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्योर। तो यहाँ पे जो होता है जैसे आफ्टर फॉर्म कल्चर मीडिया, जैसे आपने कल्चर मीडिया को फॉर्म कर लिया, पुट द कॉनिकल फ्लास्क, उसको आप क्या करोगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में या फिर जो है उसको आप टेस्ट ट्यूब में जो है वो पुट कर दोगे, उसको इंक्यूबेट कर दोगे 2 से 3 दिनों के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि जो बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ होने लग गया है। तो ये जो है वो 3 तरीके से होता है, स्ट्रेक प्लेट, स्प्रेड प्लेट और पर प्लेट। स्ट्रेक प्लेट मेथड में होता क्या है, आपको ज़रूरत है एक इनोकुलेटिंग नीडल का, एक फ्लेम का, उसके अलावा जो आपका मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है। तो जो मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है ना, इसी में आपको इनोकुलेटिंग लूप को डिप करना है। लेकिन इससे पहले इसमें जो है वो डायरेक्ट डिप नहीं कर सकते हो, पहले इसको स्टरलाइज करना होगा। तो स्टरलाइज करने के लिए फ्लेम पे आप स्टरलाइज करिए एंड देन आप जो है आगार का प्लेट आप लीजिए। उस आगार प्लेट पे जब इनोकुलेटिंग लिप से इसके अंदर डिप कर लोगे तो यहाँ पे लाइए और यहाँ पे स्ट्रेक करिए, इसको स्ट्रेक कहते हैं। जैसे ही आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपके यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी बहुत सारी, सेकंड में थोड़ी कम होंगी, तीसरे में कम होंगी, चौथे में और कम, और पाँचवें में आप देखोगे तो वो सिंगल स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यही आपको बताना था। नेक्स्ट वन इज़ पॉर प्लेट मेथड। पॉर प्लेट मेथड के अंदर, और ये भी बता देता हूँ कि ये जो है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है। तो जैसे ही आपने स्ट्रिक किया ना, जैसे ये हो गए कोकाई वाले इधर आ गए, ये बैसिलाई वाले हो गए, इस तरीके से जो है वो ऐसे हो गए, कॉमा शेप वाले अलग हो गए। तो इस तरीके से ये अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें भी, कि ये जो बैक्टीरिया है, और इजीली किसी एक को आप पकड़ सकते हो, मतलब निकाल के, और उसके बाद उसका सिर्फ ग्रोथ करवाना है तो करवा सकते हो। पॉर प्लेट मेथड के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का जो सैंपल है उसमें वार्म आगार डाल दो 45 से 60 डिग्री वाला, और उसको जो है स्टेरिलाइज प्लेट पे ऐसे पॉर कर देना है। सिंपल सा था। उसके बाद इसको जो है वो मिक्स कर देना है, घुमा देना है, जिसकी वजह से पूरा फैल जाएगा। सॉलिडिफाई के लिए छोड़ दो, जैसे ही सॉलिडिफाई होगा आपको देखने को मिल जाएगा बैक्टीरिया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अगर आपने मिक्सचर ऑफ कल्चर लिया हो बैक्टीरिया का तब। स्प्रेड प्लेट टेक्निक, इस और यही तो हम जो पढ़ रहे थे वो प्योर कल्चर क्या था, कि मतलब एक किसी एक को निकाल करके अब उसका जो है वो डेवलप करना है एक दूसरे कल्चर में पुट करके, जिसकी वजह से सिर्फ एक जो है कोकाई वाले वो बड़े होने लग जाएंगे। स्प्रेड प्लेट टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको बैक्टीरिया का सैंपल लेना है, डाइल्यूट सेलाइन डाल देना है, उसके बाद मिक्स जैसे ही हो जाएगा तो इसमें से 1 ml लेकर के आगार के प्लेट पे डाल देना है। उसके बाद एल शेप जो ग्लास रोड होता है उससे स्प्रेड कर दोगे, उसके बाद आप देखोगे तो कॉलोनीज फॉर्म हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो कॉलोनीज आप यहाँ पे देख रहे हो वो अलग अलग बैक्टीरिया है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में ये पूछा गया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, और एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल, सब कुछ पूछा गया है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जाता है। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, जो भी स्पेसिमेन है, कोई भी लिविंग सेल है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा होगा, तो वो यहाँ पे है। तो इस माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ किया जाता है कॉनिकल फेस प्लेट का, जो मर्ज्ड होता है हमारे लाइट यानी सिंगल कॉमन फेस से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो लाइट वेव पास होती है कॉनिकल प्लेट से,
तो बहुत ज़्यादा ब्राइटर जो है वो हमें अच्छा इमेज फॉर्म होता है, इसी वजह तो फेस कॉन्ट्रास्ट यानी बेटर इमेज जो है वो आपको देखने को मिलता है इससे। तो यहाँ पे क्या होता है, फेस का शिफ्ट होता है एक तरह से। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज, लिविंग सेल्स, माइक्रोब्स, फाइबर, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, इन सब के लिए इसका एप्लीकेशन है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले आपका आई है, इसके नीचे फेस प्लेट हो गया। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो जो हमारा स्पेसमैन है वो यहाँ पे प्लेस होता है। इसके अलावा यहाँ पे एन एनुलर डायफ्राग्राम होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट सोर्स होता है। जैसे लाइट सोर्स को हम पास करेंगे सबसे पहले, तो हमारा एनुलर डायफ्राग्राम जो है वो ब्लॉक कर देगा लाइट को। जो बाहर इधर उधर लाइट है ना वो ऐसे ऐसे ना जा करके एकदम स्ट्रेट जाएगी वहाँ से, फिर मतलब ब्लॉक कर दिया लाइट को, इस होल में से निकलेगा और जाएगा कंडेंसर लेंस के पास। कंडेंसर लेंस जो पास करेगा हमारे स्पेसिमेन जो है उसका फेस का इन्वर्जन होगा, जिसकी वजह से इसका जो इमेज है ना वो और बेटर दिखाई जाएगा हमें जब हम अपने आई से देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो एडवांटेज के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो कि हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। यानी आप मतलब रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, जो एकदम डीपली एकदम जूम हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वो वाला स्ट्रक्चर जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो इमेज है ना वो अच्छा दिखना, अच्छे कलरफुल दिखना, उससे कॉन्ट्रास्ट कहते थे। तो यहाँ पे जो है वो आपको यूज़ किया जाता है बायोमेडिकल रिसर्च में, ऑल्सो टू फाइंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज के और सेल ऑर्गेनेल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स को देखने में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड जिससे फॉर्म हो पाए इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो लाइट सोर्स होता है वो होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है। वेवलेंथ इसका जो होता है वो 100,000 शॉर्टर होता है देन विजुअल लाइट फोटॉन्स का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो की इन्फॉर्मेशन, हमें जो स्ट्रक्चर बेसिस जो सेल का होता है या सेल के डिजीज़ का, उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा टाइप्स में टैम सैम आप बता सकते हो। टैम जो कि थिन स्पेसिमेन के लिए होता है और जो सैम होता है वो प्रोवाइड करवाता है एक डिटेल इस सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये रहा इसका पूरा सेटअप। इलेक्ट्रॉन सोर्स ऊपर होता है, कंडेंसर लेंस ये रहा जो लाइट को कंडेंस करते हैं, एक वे में भेजने का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस ये रहा हमारे। इसके अलावा इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, फर्स्ट इमेज और फाइनल इमेज सबसे नीचे, बीच में प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस। तो ये आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ड्रॉ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का डायग्राम करो, इंटरनल एक्सटर्नल फेस जो है वो स्ट्रक्चर का बैक्टीरिया का, तो वो अच्छे से डिफाइन करना है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे यहाँ पे कैप्सूल है, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, डीएनए हो गया, इसके अलावा पिलाई हो गया, अदर मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे आते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे कि कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या है, ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के में, और ये जो है वो पॉलीसैकेराइड लेयर का होता है, जो बाहर से ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है बैक्टीरिया को। उसके अलावा यही जो है वो एबिलिटी होता है इस कैप्सूल का कि वो डिजीज़ कॉज कर पाए। इसी का काम है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मतलब कि बचा कर रखा, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी आदमी के अंदर घुसेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, ताकि वो अपना काम ना कर पाए। तो ये उसी को बचाने का काम करता है कि ना इनगल्फ कर पाए। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिला। फ्लैजिला को आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मूवमेंट करवाने का काम करता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक। बेसल बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, हुक जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल वॉल वाले रीजन में, और फिलामेंट जो कि एंड पोर्शन होता है, टर्मिनेशन वाला पॉइंट होता है। लोकोमोशन जिसको हम मूवमेंट कहते हैं उसी में काम करता है। तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिया। टाइप ऑफ फ्लैजिला, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। मोनोट्राइकस एक एंड होता है और एक फ्लैजिला होता है। लोफोट्राइकस एक ही एंड में बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, बट इस वाले में एम्फीट्राइकस में दोनों साइड एंड हो गया और मल्टीपल फ्लैजिला होंगे। फिम्बरी और पिलाई के बारे में अगर बात करें तो ये 2 तरह के हेयर टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया का बाहर। जो पिलाई होता है वो बड़ा होता है फिम्बरी से, और जो फिम्बरी होता है इसका काम क्या होता है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज। इसका काम है कि
डिजीज़ कॉज करने के लिए कैसे करेगा, तो सेल से बाइंड हो जाएगा। जो सेल के सरफेस होता है बॉडी के अंदर की साइड में, उसके सरफेस से ये बाइंड होगा, अटैच होगा, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करेगा। इसका लेंथ भी दिया हुआ है 0.3 से 2 माइक्रोमीटर लेंथ में। सेल वॉल के बारे में बात करें तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो डिफरेंट होता है सेल वॉल जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इनका जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का होता है, जो हम बोल सकते हैं रिजिडिटी यानी रफ टाइप का बैक्टीरिया का सेल वॉल देखने को मिलता है इसमें। और जो मेन कंपोनेंट होता है वही सेल वॉल ही होता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो बैक्टीरिया मर जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है इसी को हम लोग म्यूरिन कहते हैं, और यही तो है सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन है। दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव जो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का थिक रीजन प्रेजेंट होता है, यानी 1 2 3 4 मतलब ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होता है। बट वहीं पे ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एक सिंगल या डबल लेयर बस प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सारे 10-15 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो थिक होता है और ये थिन होते हैं बस। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो कि आपको पता है फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर होता है। ये आपके देख सकते हैं, ये फॉस्फोलिपिड है एक लेयर, और ये 2 लेयर, और बीच में ये हो गया। एक तरफ लिपोफिलिक एंड और एक तरफ मतलब वाटर लविंग एक रीजन होता है, और एक वाटर हीटिंग रीजन होता है, लिपोफिलिक और लिपोफोबिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो इट में बी डिफाइंड एज विस्कस सब्सटेंस होता है, जो साइटस सॉल वाला रीजन होता है उसी में। और यहाँ पे जो होता है वो हमारे कंटेंट सारे प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया को ऐसे ड्रग्स दिया जाता है जो ये लीक कर दे कंटेंट को, और बैक्टीरिया किल हो जाता है इस रीजन से भी। मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे अकर इन साइटोप्लाज्म, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो आने वाले सेमेस्टर्स में आप और डीपली और बेटर वे में पढ़ पाओगे इसको। राइबोसोम्स के बारे में बात करें, हमें पता है ट्रांसलेशन में आप पढ़ते हुए आ रहे हो बायोलॉजी में 12th में कि राइबोसोम्स का काम है कि 2 सब यूनिट्स होता है, ज्वाइन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होने लग जाएगा। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बोथ सब यूनिट्स कंबाइन एंड स्टार्ट द प्रोसेस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।